नमस्कार दोस्तों। चलिए आज रसायन विज्ञान की सीरीज स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ को रासायनिक संरचना, संगठन और गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पदार्थ जो है उसका संगठन, स्ट्रक्चर, पदार्थ के बारे में सभी कुछ जानकारी लेना ही रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। इसको याद रखिएगा, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का क्या अर्थ होता है? काला रंग। पदार्थ, द्रव, एक द्रव, ये द्रव मतलब होता है कि ये द्रव मतलब हुआ कि मान के चलिए पानी, जल, दूध ये सब आता है। इस समय ये द्रव का अर्थ होता है जल, और जल, दूध ये सब आता है। ये द्रव का अर्थ होता है पदार्थ। चलिए, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाती है। सीधा पदार्थ का परिभाषा सीधा इतना आप लोग याद रखिएगा, जिसमें द्रव्यमान हो, और जैसे ही द्रव्यमान रहेगा तो स्थान घेरेगा, स्थान घेरेगा तो पदार्थ कहलाएगा। जैसे जल, वायु, सोना, कुर्सी आदि ये सभी वस्तुएं पदार्थ है। पदार्थ के अंतर्गत जैसे प्रकाश ये सब नहीं आएगा पदार्थ के अंतर्गत। जल स्थान घेरता है, वायु भी स्थान घेरता है, सोना भी घेरता है, ये सब पदार्थ के अंतर्गत आता है। पदार्थ की परिभाषा, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं तो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, इस सब से अगर हम महसूस करेंगे उससे पदार्थ के बारे में पता चलेगा तो उसको पदार्थ के अंतर्गत आता है। या सीधा जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी वस्तु में उपस्थित या कहीं भी जो भी चीज़ उपस्थित रहता है अगर उसमें द्रव्यमान होगा तो वो द्रव्यमान कहलाएगा। चलिए आगे, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ पे जो है आगे देखिए। यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, भौतिक फिजिकल क्वांटिटी और रासायनिक क्वांटिटी। इसमें जो है भौतिक और रासायनिक। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की वैसे सामान्य अवस्था में 3 अवस्था को काउंट किया जाता है, लेकिन अगर पूरा अथी देखिएगा तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये मेनली रूप से ये 3 अवस्था को काउंट किया जाता है। अगर और विशेष रूप से देखिएगा तो प्लाज्मा अवस्था और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को भी काउंट किया जाता है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस आकार में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था, इसका जो है आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों में बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इसमें नगण्य संपीड़ितता का गुण होता है। अगर इसको हम दबाएंगे दोनों तरफ से तो नहीं चिपकेगा। यही संपीड़ितता का अर्थ होता है कि इसको अगर दबाएंगे, फैलाएंगे तो नहीं फैलेगा। इसमें नगण्य संपीड़ितता का गुण मौजूद रहता है। ठोस वस्तु में अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। यानी ठोस, कोई भी ठोस वस्तु है उसमें जो है गैप जो है बीच बीच में, अगर एक कण दूसरे कण जो सटा हुआ रहता है तो उसके बीच स्पेस कम रहता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है
और ये एक कण दूसरे कण को जो है बहुत मजबूती से पकड़े रहता है। इस वजह से अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब इनका जो है मजबूती, मान के चलिए पकड़ जो है अधिक रहता है। उदाहरण के लिए लकड़ी लकड़ी लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि। चलिए अब द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे द्रव अवस्था में पानी को ले लीजिएगा, इसका आकार अनिश्चित इस वजह से होता है कि अगर गिलास में देंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, अगर प्लेट में देंगे तो प्लेट का आकार ले लेगा। इस वजह से इसका जो है आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मान के चलिए अगर 250 ग्राम पानी है तो 250 ग्राम प्लेट में भी पानी होगा, 250 ग्राम कप में भी होगा, प्लेट में मान के चलिए गिलास में भी होगा। तो इस वजह से इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी आकार का ग्रहण कर लेते हैं। यानी द्रव पदार्थ जो है जिस चीज़ में रखिएगा उसका आकार वैसा ही हो जाएगा। द्रवों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, लेकिन द्रव में उसकी अपेक्षा होता है। इसमें जो है अंतराण्विक स्थान उसकी अपेक्षा होता है इसमें। जैसे मान के चलिए पानी है, पानी में अगर अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। पानी है, उसमें अगर चीनी घोलिएगा तो चीनी का कण पूरा मिल जाता है, इस वजह से उसमें गैप का पता नहीं चलता है। तो ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतराण्विक यानी द्रव में गैप ज़्यादा होता है, ठोस में नहीं के बराबर होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। उदाहरण जल, दूध, तेल। इसमें घनत्व ज़्यादा होता है, ठोस में, द्रव में कम होता है, जिसके कारण ये जो है एक जगह से दूसरे जगह, मान के चलिए उसका लेयर अगर डाउन अप रहेगा तो बहाव का गुण आ जाता है। गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार मान के चलिए उसको जिस जगह रखिएगा वो अपने उड़ते रहता है, इधर से उधर जाते रहता है। इस वजह से उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित होता है। गैस में अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। गैस को जैसे मान के चलिए परफ्यूम रूम में छोड़िएगा तो एक स्थान तो नहीं रहता है संपीड़ित, वो पूरा रूम फैल जाएगा। इस वजह से इसके एक गैस और दूसरी गैस के बीच अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है और ये उड़ जाता है, इधर से उधर फैल जाता है, विसरण के माध्यम से चल जाता है। इसलिए इनमें उच्च संपीड़ितता का गुण होता है और इसको एक जगह सिकुड़ के भी रखा जा सकता है गैस को। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैस के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते रहते हैं। गैस के कणों के मध्य यानी एक गैस दूसरी गैस को, जो मान के चलिए गैस में भी छोटा छोटा कण रहता है, एक गैस दूसरी गैस को जो है आकर्षण बल बहुत कम रहता है। इस वजह से ये विसरण के माध्यम से फैल जाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैस एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहता है, इधर से उधर जाते रहता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। ठोस को अगर गर्म कीजिएगा तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को गर्म कीजिएगा तो गैस में बदल जाएगा, और गैस को अगर ठंडा कीजिएगा तो द्रव में बदलेगा, द्रव को अगर ठंडा कीजिएगा और ठंडा कीजिएगा तो ठोस में बदलेगा। ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व में जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा ठोस का रहता है, यानी जकड़ा हुआ रहता है, उसके बाद द्रव रहता है, उसके बाद गैस रहता है। यानी सबसे घनत्व अधिक किसका होगा, तो ठोस का। क्वेश्चन बार बार पूछता है घनत्व किसका अधिक होगा, ठोस द्रव गैस में सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होगा, उसके बाद गैस का होगा। आणविक आकर्षण बल यानी एक दूसरे को जो है जकड़ के जो रखता है, तो कौन सबसे ज़्यादा जकड़ के रखता है, तो ठोस रखता है। ठोस रखता है तब ना मजबूती से पकड़े हुआ रहता है एक दूसरे को, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। अंतर आणविक स्थान यानी अंतर आणविक स्थान मतलब हुआ कि एक कण दूसरे कण के बीच गैप जो है अंतर कितना ज़्यादा और कितना कम रहता है। तो अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में रहता है, उसके बाद द्रव में रहता है और सबसे कम ठोस में रहता है। तब ना एक दूसरे को ठोस जो है पकड़े हुआ रहता है, जल्दी छूटता नहीं है। जोर से चोट मारने पर भी बहुत जल्दी वो टूटता नहीं है, अगर उसको जोर से मारिएगा तभी वो टूटेगा। प्रसार
प्रसार में जो है सबसे ज़्यादा गैस फैलता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस, यानी सबसे ज़्यादा प्रसार किसका होगा तो गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। ठोस का बहुत कम प्रसार होता है। विसरण, विसरण के माध्यम से मान के चलिए रूम में है, रूम में अगर रहती परफ्यूम छोड़ दीजिएगा तो गैस का सबसे ज़्यादा फैलेगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। गतिज ऊर्जा कौन किस में सबसे अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होगा, द्रव में होगा, उसके बाद ठोस में होगा। चलिए प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होती है। प्लाज्मा का जो है कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्लाज्मा जो है ये द्रव टाइप से रहता है, पूरा गाढ़ा टाइप से रहता है। इसको अगर जो मान के चलिए पूरा लोहा और चीज़ को जो गर्म कीजिएगा ना तो उसमें जो है आयन इधर से उधर फैलते रहता है। तो इसमें जो है धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्लाज्मा में। सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारा का जो है ऊष्मा जो है ऊर्जा जो मिलता है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पाँचवीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पाँचवीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ का जो है सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये पदार्थ की पाँचवीं अवस्था की खोज किए थे। तो ये आइंस्टीन साहब के यहाँ भेजे थे, तो उसके बाद ये जो है ये भी उसको पुष्टि किए। तो इस वजह से दोनों का नाम मिल के बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी सत्येंद्र नाथ बोस और उसके बाद आइंस्टीन जी भी इस पर जो है कंसेप्ट दिए, यानी बोले कि नहीं सही चीज़ है। तो इस वजह से दोनों का नाम मिला के बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पाँचवीं अवस्था की भविष्यवाणी की। चलिए अब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। जैसे ठोस को गर्म करते हैं वहाँ पे तो किस में बदलता है द्रव में, द्रव को अगर और गर्म करते हैं तो किस में गैस में बदलता है, और गैस को और गर्म करते हैं तो प्लाज्मा अवस्था में बदलता है। तो ठीक उसी तरह इसको जो है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो पदार्थ की पाँचवीं अवस्था के बारे में दिए थे आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन साहब। तो ठोस को पूरा ठंडा करते करते ही जो है पदार्थ की पाँचवीं अवस्था का रूप ले लेता है। परमाणु की मुक्त ऊर्जा यानी इतना तक शीतल करने पर परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। भौतिक परिवर्तन जो है ये एक अस्थायी परिवर्तन है, अगर इसको चेंज कीजिएगा तो पुनः ये अपने रूप ले लेता है। जैसे बर्फ़ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो द्रव में बदलेगा, फिर उसको और गर्म कीजिएगा तो गैस में बदल जाएगा, गैस में बदलेगा। अगर गैस को ठंडा कीजिएगा द्रव में बदलेगा, और द्रव को और ठंडा कीजिएगा तो ठोस में बदल जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। मान के चलिए लकड़ी को आप जला दिए, लकड़ी को जला दिए तो लकड़ी का राख हो गया, फिर वह पुनः वो जो है फिर लकड़ी नहीं बनेगा। तो इस वजह से यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। चलिए अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देख लेते हैं। मोमबत्ती का पिघलना ये जो है भौतिक परिवर्तन के आता है, वहीं पे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। पानी से बर्फ़ बनना, पानी से अगर बर्फ़ बनेगा ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा।
लेकिन मक्खन का खट्टा होना, खट्टा हो जाएगा तो पुनः वो मक्खन मक्खन टाइप से नहीं होगा, मान के चलिए उसको जो है फिर हम खट्टापन नहीं हटा सकते हैं। दूध का गर्म होना, ये जो है भौतिक परिवर्तन आता है, फिर दूध को ठंडा भी कर सकते हैं, ये वजह से भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, जंग लगने के बाद फिर हम लोहा में से जंग नहीं हटा सकते हैं, जंग हटा सकते हैं लेकिन वो जो है फिर उसको पुनः वो जिस टाइप का लोहा था उस टाइप का नहीं बना सकते हैं। कागज़ का फटना, ये जो भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे एक और रहेगा, जैसे मोमबत्ती का जलने की प्रक्रिया, मोमबत्ती का जलने की प्रक्रिया, ये जो है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलने की प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन आता है। थैंक यू। वीडियो में जो भी दिक्कत आता है आप लोग कमेंट कर बताएं, जिससे कि पुनः अगले वीडियो में उसे सुधार करेंगे।